नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोशन कुमार है और आप देख रहे हैं कार्ड गुरु। ठीक है। पहले हमने दो वीडियो बनाया था, दोनों वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। पहला वीडियो हमारा क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, किसको कार्ड मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, इस पे आधारित था। दूसरा वीडियो हमारा कार्ड क्या होता है, कार्ड किस तरीके से यूज होता है, बिलिंग साइकिल वगैरह पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ हमने वीडियो बनाई थी। आज जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये वीडियो अगर आप अच्छी तरीके से शुरू से अंत तक देखते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड से आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मतलब क्रेडिट कार्ड में जो सबसे समझने वाली चीज़ है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, अच्छे अच्छे कस्टमर नहीं समझ पाते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको भी इन चीज़ों का दिक्कत लाइफ में होता है कई बार। कई लोग इस चीज़ से अवगत होंगे। ठीक है ना। तो इसी पे हम आज का वीडियो हम बना रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल और बाकी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से समझाता है। देखो, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है ना, आप जो भी खर्च करते हो उसका एक बिल जनरेट होता है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्च का महीना लिया है। ठीक है ना। यानी आपने 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसका आपको एक बिल मिलता है। ठीक है ना। 30 तारीख या 1 तारीख को या 31 तारीख को, आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन बिलिंग जो होता है वो 30 दिन का ही होता है। ठीक है ना। बिल आपको मिल जाता है। बिल मिलने के बाद आपको टाइम मिलता है 20 दिन का, जिसे कि हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। यानी कि आपको 20 अप्रैल तक कार्ड का बिल पेमेंट करना है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल अमाउंट लिया है, क्रेडिट कार्ड का जो हमारा बिलिंग अमाउंट है वो हमने लिया है 1 लाख रुपीज, ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा क्रेडिट कार्ड जनरेट हुआ, बिल जनरेट हुआ, वो टोटल अमाउंट हमारा 1 लाख रुपीज का था। ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे यानी कि हमारा बिलिंग अमाउंट 1 लाख का हो गया। बिल के ऊपर ही एक अमाउंट दिखता है जिसको कहते हैं हम न्यूनतम देय राशि, यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू। जब आप उसको देखोगे तो वहां पे 5000 अमाउंट लिखा होगा। ठीक है ना। और बिलिंग का लास्ट डेट, जिसको हम ड्यू डेट कहते हैं, वो 20 अप्रैल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज जो है ना, देखो, अगर आप पूरा अमाउंट पे करते हो फिर तो ज्यादा कुछ समझने के लिए आपके लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा अमाउंट नहीं पे करते हो तो उसमें जो कैलकुलेशन होता है, उसमें जो परेशानी होती है, वो यहाँ पे समझने की बात है। और आपके लाइफ में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और कार्ड में ये ऑप्शन होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू का, तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिट क्या है और इसका नुकसान क्या है। ठीक है ना। तो आज हमारा जो वीडियो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, वो मिनिमम अमाउंट ड्यू ही है। और यही जो अमाउंट होता है ना, आपको, अगर आपको मालूम नहीं होता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है क्रेडिट कार्ड से। फिर आप कई बार ये सोच के चलते हो कि क्रेडिट कार्ड जो है ट्रैप है, या जो भी आपको परेशानी आती है इससे। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, समझते जाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी हम क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं या कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हमसे मिलता है या हम सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं, तो हम ना 2-3 चीज़ों पे डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं कि आप हमें लिमिट कितना दोगे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी मिलेगी मुझे। ठीक है ना। एनुअल फी कितनी होती है, आपके कार्ड में क्या बेनिफिट्स है, इन सब पे हम डिस्कस बहुत खुल के करते हैं। और सामने वाला बंदा भी हमें अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो बैकग्राउंड में चलता है ना, जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें कोई एक्सप्लेन नहीं करता। ना ही ये किसी बैंक के ट्रेनिंग में इतना डीपली समझाया जाता है, ना ही कई बार तो उस एग्जीक्यूटिव को पता नहीं होता है कि इस तरह की बातें होती है। और कई बार तो जो कार्ड यूजर होते हैं, कई सालों से कार्ड को यूज करते चले आते हैं, उनको कभी ऐसा परेशानी नहीं होता है। मानता हूँ टाइम से पेमेंट करते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कभी अगर किसी भी कारण से, किसी मेडिकल इंजरी की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से कस्टमर का बिलिंग अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जैसा मैंने इसमें एग्जाम्पल दिखाया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है ना। तो वहां पे ये जो प्रॉब्लम होती है अक्सर कस्टमर को आती है। हमेशा कस्टमर को नहीं आती ये प्रॉब्लम। कई कई बार क्या होता है, कई लोगों को लाइफ में हो सकता है बहुत देर से ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि ना हमेशा तो वो पेमेंट कर देता है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ जिसमें हमें मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ा,
तो ये प्रॉब्लम फिर हमें दिखती है और फिर वहां पे हमारा बैंक के साथ रिलेशन खराब होना शुरू होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे पहले भी मैंने कई बार ये चीज आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड फ्री का पैसा नहीं है। ठीक है ना, ये एक पोस्टपेड सिस्टम है जिसके थ्रू आपको बेनिफिट मिलता है। आपको जो ट्रांजेक्शन है उसको यूज करना एक तरीके से उसमें कन्वीनियंट आपको मिलता है। ठीक है ना, जैसे आप घर का बिजली का बिल पे करते हो, बिजली यूज करते हो, जैसे मोबाइल का बिल पे करते हो, मोबाइल यूज करते हो। ठीक है ना, उसी तरीके से इसका भी एक सिस्टम है कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, बिल को टाइम से पेमेंट करो। ठीक है ना, हर बिल की तरह इसका भी बिल 30 दिन में जनरेट होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। अगर आप अनुशासित तरीके से पेमेंट करते हो तो किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो मैं आज फोकस कर रहा हूँ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे, ठीक है ना, वो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारे केस में क्या है, बिलिंग साइकिल पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था, फिर भी एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये बिलिंग साइकिल जो है ना आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम मार्च के महीने के क्रेडिट कार्ड को बिल को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें अमाउंट हमारा 1 लाख रुपीज का है और हमारा बिलिंग डेट जो है वो 31 मार्च का है। यानी 1 मार्च से 30 मार्च तक हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसका बिल हमें 1 अप्रैल को मिला है और हमें 20 अप्रैल तक वो पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल जनरेट डेट आपको पता चल गया, ड्यू डेट पता चल गया, बिलिंग अमाउंट पता चल गया, मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आपको पता, मैंने 5000 शुरुआत में ही बताया, वो 5000 कैसे है। एक्चुअली जो मिनिमम अमाउंट ड्यू का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट का, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिलिंग अमाउंट होता है उसका 5%। या फिर किसी किसी केस में जैसे मान लो आपका ईएमआई चल रहा है, मान लो आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई एनुअल फी लग के आया है, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई चार्ज लग के आया है, तो आपका जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है वो टोटल अमाउंट का 5% एंड प्लस आपका जो ईएमआई अमाउंट है, आपका जो फीस अमाउंट है, वो उसके अंदर जुड़ जाता है। तो हमारे इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा वो अमाउंट नहीं है, ईएमआई नहीं है, तो हमारा मिनिमम अमाउंट ड्यू बनेगा 5000 रुपीज। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू जैसा कि 1000 रुपीज 1 लाख रुपीज का है और मिनिमम अमाउंट 5000 रुपीज का बन रहा है। हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट पे कर देते हैं, तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें जितना का बिल था उतना ही पे करना होता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये समझ के चलना है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है ना बैंक का एक टूल्स है। ठीक है ना, बैंक ये केवल आपका मोटिव जानना चाहती है कि आप पेमेंट करना भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने से ये होता है फायदा कि मिनिमम अमाउंट ड्यू कर पे करने से बैंक को ये पता चलता है कि आपने पेमेंट किया है, आप पेमेंट करना चाहते हो, किसी भी कारण से आप टोटल अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, अब इन सब चीजों को जानने से पहले थोड़ा सा हम फीस और चार्ज के बारे में जान ले, तो ये चीज समझना आपके लिए आसान होगा। जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल हमारा आता है, हम टोटल अमाउंट पे करते हैं तो हमें कोई फीस नहीं लगता है। लेकिन अगर हम टोटल अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्रेडिट कार्ड पे 2-3 तरह के चार्ज लगते हैं। पहला चार्ज होता है हमारा इंटरेस्ट चार्ज, या जिसे आप फाइनेंस चार्ज भी बोलते हो, जो कि मैक्सिमम बैंकों में या कहें तो सभी बैंकों में 3.5% के आसपास होता है। यानी कि 3.5% का इंटरेस्ट रेट लगता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। प्लस क्रेडिट कार्ड में एक लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है। लेट पेमेंट चार्ज जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद फिक्स हो जाता है। जैसे कि मान लो आपका बिल है 1 लाख रुपए का, तो आपको फिक्स 1200 रुपए का लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपए से जितने का भी बिलिंग होगा ना ऊपर का, आपका मान लो बिल 10,000 रुपए का है तो भी आपको लेट पेमेंट फी 1200 ही लगेगा, चाहे आपका बिल 1 लाख रुपए का है तो भी आपको लेट पेमेंट फी 1200 ही लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको टोटल अमाउंट पे लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सिनेरियो बनेगा। जब हमारा बिल आया, हमने टोटल अमाउंट पे कर दिया। अगर हमने टोटल अमाउंट पे कर दिया तो जो हमारा ये लेट पेमेंट वाला चार्ज आप देख रहे हो ना, जो 1200 रुपए, क्योंकि 10,000 से ऊपर पे 1200 लगना है, तो ये जो लेट पेमेंट चार्ज वाला हमारा पार्ट है ना, 1200 रुपए प्लस उस पे लगने वाला जीएसटी हमें नहीं लगेगा। ठीक है ना, साथ में ही जो जो भी कैलकुलेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे और जो हमारा बैंक है इसके बीच ही रह जाएगा, ये कहीं आगे शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, यानी आपको लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये अमाउंट भी पे नहीं करते हो, जो मिनिमम अमाउंट होता है 5000, तो ये इंफॉर्मेशन सिविल के साथ शेयर की जाती है। और जब कोई इंफॉर्मेशन सिविल के साथ शेयर की जाती है तो वो सारे बैंकों को फिर वो इजिली अवेलेबल होता है।
यानी कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने जाते हो, कुछ भी जाते हो, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन उनको दिखाई देगा कि आपने जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे नहीं किया है, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके सिबिल को बचाता है, सिबिल को हिट होने से बचाता है, और आपको लेट पेमेंट चार्ज भी जो हमारा 1200 रुपये प्लस जीएसटी लगने वाला था उसको लगने से बचाता है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा बिल 1 लाख रुपए का, हमारे पास 50,000 है, हम 50,000 रुपीज पे कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको लगता होगा कि हमने 50,000 पे किया, हमारा ड्यू अमाउंट 50,000 के पास रह आसपास रह गया, तो हमें जो इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए वो 50,000 पे लगना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। उससे पहले हम एक बार कैलकुलेशन समझ लें, टोटल जो हमें चार्ज लगने वाला है ना 1 लाख के रुपीज के ऊपर, तो हम एक बार कैलकुलेशन समझ लें ताकि आपको आगे समझना आसान हो। देखो, सबसे पहले हमारा 1 लाख रुपीज का बिल है, तो इसका 3.5% इंटरेस्ट बनता है 3500 रुपए, यानी 3,500 रुपए। 3,500 पे 18% अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो लगेगा 630 रुपए। हमारा लेट पेमेंट चार्ज बनता है 1200 रुपए, और उस पर जीएसटी की बात करें तो 216 रुपए। यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए का बिल बिल्कुल पे नहीं करते हैं तो हमें 5,546 रुपए का टोटल पेनल्टी बैंक को पे करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, मिनिमम अमाउंट का मतलब क्या हो गया, 1200 रुपए प्लस हमारा जो उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी है, तो हमको इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे लगेगा, यानी कि 1 लाख रुपए पे। हमें लेट फीस नहीं लगेगा, जो 1200 रुपए लगने वाला था, हमें उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा, हमारा सिविल भी निगेटिव नहीं होगा। अब हम सोचते हैं कि हम 50,000 रुपए पे कर देते हैं, तो भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि आपको इंटरेस्ट लगेगा 3.5%। लेट फीस आपको नहीं लगेगा, क्योंकि चाहे आप 5,000 रुपए पे करो या 50,000 पे करो, आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे किया है, तो आपको यहाँ पे जो है लेट पेमेंट फी नहीं लगने वाला है। ठीक है, जो उस पर लेट फी नहीं लगेगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, और आपका सिविल सेफ रहेगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो इंटरेस्ट लगने वाला है आपको, वो 3.5% लगेगा, और टोटल 1 लाख रुपीज पे ही लगेगा। ये मत सोच के चलना कि आपको जो बचा हुआ अमाउंट 50,000 बचा, इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। ये गलतफहमी सारे लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। चलो 50,000 थोड़ा समझने में देखने में ऐसा लगता है कि चलो 50% अमाउंट तो रह गया। अब यहाँ पे हम 50,000 की जगह कर लेते हैं 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 99,000, 99,999 रुपए, 99,999 रुपए 99 पैसे। आपको क्या लग रहा है, रेस्ट अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट? तो आप बिल्कुल गलत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको टोटल अमाउंट पे लगने वाला है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। बड़े से बड़े कस्टमर जो वेल एजुकेटेड हैं, सब कुछ समझते हैं, क्रेडिट कार्ड को कई सालों से यूज करते हैं, उनसे भी गलती होती है। गलती हम इसलिए कहेंगे क्योंकि देखो, बैंक अपनी तरफ से ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता है। बैंक ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज शो कर रखा है कि आपको जो टोटल अमाउंट ड्यू जो आपका होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। और देखो, सही बात ये भी है कि अगर आपको मालूम हो ना कि मुझे टोटल अमाउंट ड्यू पे इंटरेस्ट लगेगा, तो आप टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करोगे। या ये इस कंडीशन में एक अलग सिचुएशन बनता है कि चलो 1 लाख का बिल है, आपके पास पे करने को 10,000 रुपए है। यहाँ तो चलो आपकी मजबूरी हो सकती है कि चलो 10,000 रुपए मेरे पास है, 80,000 रुपए नहीं है, तो कम से कम सिबिल तो बचाया जाए और लेट पेमेंट चार्ज तो बचाया जाए। लेकिन कई बार जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जिनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, मान लो उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 90,000, 99,000 रुपए उनके पास पे करने को है।
1000-2000 के लिए वो ये सोच के चलते हैं कि चलो मैंने 90,000 रुपये पे कर दिया, बचा कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पे बैंक मुझसे कितना ही चार्ज कर लेगा, 3.5% करेगा ना, 350 रुपये हुआ। उतना तो मैं एक कॉफी पी लेता हूँ, है ना, उतना तो मैं एक पार्किंग में दे देता हूँ। लोगों की सोच ये होती है, वो ये समझते हैं कि यार 10,000 5,000 रुपए के लिए मैं किसी से क्या डिमांड करूं, अपनी फैमिली मेंबर से ही क्या डिस्कस करूं, अपने जानकार से क्या डिस्कस करूं कि भाई मुझे 10,000 रुपए देना, मैं अगले मंथ आपको ब्रेक दे दूंगा। वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यार किसी के सामने हमें बोलने से या किसी से अमाउंट लेने से या अपने दूसरे अकाउंट में पड़े हुए अकाउंट अमाउंट को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर पेमेंट करने से बेटर है कि कोई नहीं, 350 रुपये लगना है लगने दो। लेकिन ये उनकी गलत सोच होती है, यहीं पे वो धोखा खा जाते हैं, यहीं पे उनको चार्ज लग जाता है। इवन ये खेल यहीं नहीं रुकता। अब क्या होता है, अब जो आप ये मान लो कि आपने 90,000 रुपये पे कर दिए बैंक को, कितने बच गए, 10,000 रुपये बच गए ना। अब आपने फिर अगले मंथ जो है, आपने टोटल अमाउंट पे नहीं किया है, आप ये ध्यान रखो, 10,000 रुपये बच रहे हैं आपके, यानी आपको इंटरेस्ट लगने वाला है 10,000 रुपये के ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर, मतलब 10,000 नहीं, टोटल 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। भले ही आपका 90,000 रुपये ड्यू बच रहा है, लेकिन इंटरेस्ट आपको टोटल 1 लाख पे लगने वाला है। साथ में ऊपर से गलती लोग ये कर जाते हैं कि उस मंथ कार्ड को फिर से यूज कर लेते हैं, यानी अगले बिलिंग साइकिल में फिर से कार्ड को यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिल तो बन चुका है ऑलरेडी, जो लगना था उसके अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन ये भी नहीं होता है, आपने पिछला पेमेंट क्लियर नहीं किया है, तो अब जो आप पेमेंट करने वाले हो, बाकी के ट्रांजैक्शन करने वाले हो, ठीक है ना, जो भी बाकी के ट्रांजैक्शन कार्ड से करोगे, उसके लिए जो आपको एक तरीके से क्रेडिट डेज मिल रहा था, जो भी 50 दिन मिल रहा था, 60, जो भी 50 या अप टू 50 डेज मिल रहा था, वो भी वहां पे टूट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने अगले मंथ 10,000 रुपए की और शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड से, आप तो ये सोचोगे कि पिछले मंथ का चलो 10,000 बचा है, ये 10,000 20,000 रुपए हो गए, यही सोचोगे ना, 20,000 रुपए हो गए, और इंटरेस्ट तो पिछले मंथ का 10,000 पे ही लगेगा, इस मंथ तो मैं टोटल मिला के पेमेंट कर दूंगा, इस मंथ में निकल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन पिछले वाले बिल में ही हो जाता है, टोटल 20,000, टोटल 1,10,000 पे, क्योंकि 1 लाख का ड्यू अमाउंट पुराना था, जिसमें भले ही आपने 90,000 रुपये पे कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख प्लस 10,000, यानी आपको 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाता है। आपको करेंट मंथ पे भी कोई क्रेडिट डेज नहीं मिला, तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा एक तरीके से नुकसान का सौदा है। मिनिमम अमाउंट पे करना, सबसे पहले तो मिनिमम अमाउंट पे करने से आप लोगों को बचना है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी मिनिमम अमाउंट पे करना है, या कुछ ऐसा हो भी तो आप मिनिमम अमाउंट पे करो, ठीक है ना। आप ये सोच के पे, अगर आपके पास पैसे हैं पे कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कभी सोच के पेमेंट मत करना कि मेरे पास 90,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं, थोड़ा सा ही कम बच रहा है ना, उतना मैं जितना है उतना पे कर देता हूँ, रेस्ट अमाउंट पे मुझे चार्ज लगेगा। पहली बात तो ये कि मिनिमम अमाउंट आप पे करते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप टोटल अमाउंट पे कर सकते हो तो टोटल अमाउंट पे करो। अगर आप इनकेस मिनिमम अमाउंट पे करते हो तो उस कार्ड को यूज करना बिल्कुल स्टॉप कर दो। उस कार्ड से एक भी ट्रांजैक्शन आपका नहीं होना चाहिए जब तक आपका टोटल अमाउंट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है, जो कैलकुलेशन बेनिफिट है, डेज का बेनिफिट है, आप तभी ले पाओगे, नहीं तो आपका मल्टीपल नुकसान होने वाला है, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे स्लाइड में भी आपको दिखा रखा है कि ओल्ड अनपेड बैलेंस प्लस 10,000 पे हमें चार्ज लग रहा है, इंटरेस्ट अप्लाइड ऑन 1,10,000, ठीक है। केवल आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके सिबिल को बचाता है, आप ये सोच के चलो, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। अब देखो यहाँ पे
एक चीज सब निकल के आता है कि बैंक क्या यहाँ पे यार कोई कस्टमर रिलेशनशिप ऐसा काम नहीं करता। बैंक क्या यहाँ पे कोई जल्लाद बैठा है। आता है ना हमारे माइंड में कि यार हमने मान लो कि 1 लाख का बिल था, हमने 99,999 रुपए पे कर दिए, बचे कितने, 1 रुपए। यही माइंड में आता है क्या 1 रुपए के लिए वो मुझे 3.5% लगाएगा टोटल अमाउंट पे, प्लस उस पर जीएसटी लगाएगा। हाँ लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन ना बैंक में कोई बैठा हुआ एम्प्लॉय नहीं कर रहा होता है। बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, लाखों करोड़ों में कस्टमर होते हैं। हर किसी की बिलिंग बनती है, हर किसी का बिलिंग साइकिल होता है, हर किसी का कैलकुलेशन होता है। ये सारा कैलकुलेशन ना कोई इंसान बैठ के नहीं कर रहा होता। ये सारा कैलकुलेशन जो होता है ना उनके सॉफ्टवेयर में फार्मूला बेस्ड होता है, जहां पे क्लियर फार्मूला पे कमांड दिया होता है कि इफ मिनिमम अमाउंट ड्यू पेड, आपको लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। इफ टोटल अमाउंट पेड, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इफ लेस देन टोटल अमाउंट पेड, आपको इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे लगेगा, लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने 1 पैसे भी पेमेंट नहीं किया ना, 1 पैसे का भी पेमेंट कम किया ना, तो वो लेस देन टोटल अमाउंट पेमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, माना जाएगा, और जो फॉर्मूला है वो उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको भी समझ के चलना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार बहुत सारे कस्टमर केयर से बात करके या मेल के थ्रू इसमें वेवर पा लेते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। ये एक तो कंप्लीट वेवर नहीं मिलता, और कभी कभार ये पॉसिबल हो पाता है। आप बहुत दिन से बैंक के कस्टमर हो, आपने कभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं किया है, मतलब आपने टाइम से पेमेंट किया है, और कभी गलती से ऐसा लग जाता है चार्ज, ठीक है, तो आप बैंक को कॉल करते हो, तो कई केस में कंसीडर किया जाता है। बैंक आपको रिटर्न देती है, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें रिटर्न दे देती है, लेकिन जो लेट पेमेंट चार्ज है, जो जीएसटी है, ये आपका वापस नहीं मिलता। और आप ये सोच के चलोगे कि हमेशा हो जाता है, हमेशा नहीं होता। आपके बिलिंग आपके पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में मुश्किल से एक बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हर कोई इस चीज़ को करा भी नहीं पाता। कुछ ही कस्टमर होते हैं ऐसे जो इस तरह से डेडिकेटेड हो करके इस चीज़ को वेवर ले पाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम कस्टमर ऐसे केस में कार्ड को बंद कर जाते हैं। उनको लगता है कि बैंक ने उनके साथ फ्रॉड किया है। लेकिन अगर हम बैंक के नज़रिए से देखें तो बैंक ने तो इस चीज़ को ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड कर रखा है कि अगर आप टोटल अमाउंट पे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट लगता है। देखो एक्चुअली सही में देखें ना तो यहाँ पे ना बैंक गलत है, ना एक कस्टमर गलत है। होता क्या है ना, कस्टमर जब कार्ड लेता है ना, वो जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं जैसे क्रेडिट लिमिट, कार्ड का एनुअल चार्ज, कार्ड के बेनिफिट्स, इन चीज़ों में ही ज़्यादा डिस्कस कर लेता है, बाकी चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता। और पहले से कार्ड यूज भी कर रहे होते हैं कस्टमर। अगर कोई एग्जीक्यूटिव बताना भी चाहता है ना, तो सामने से कस्टमर को ये चीज़ लगता है कि यार ये सब मैं तो पहले से कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मुझे पता है कैसे कार्ड यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों को कस्टमर ध्यान नहीं देता है, और कस्टमर में ये चीज़ अवेयरनेस इसलिए नहीं आ पाता है कि कस्टमर को ऐसा इस तरह का कोई चार्ज या फीस लगा नहीं होता है। जिसको पहले कभी ये फीस या चार्ज लगा हुआ होता है वो तो फिर भी समझता है, जिसको कभी इस तरह का कोई फीस या चार्ज नहीं लगा हुआ होता है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, और फिर आगे खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा होता है इस तरह का। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आपने ये वीडियो आज देख लिया है तो आप इस तरह के खतरे से बच चुके हो, यानी आगे आने वाले समय में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर आपको पता होगा ना तो इस तरह की गलती कोई भी नहीं करेगा, कोई भी समझदार इंसान ना इस तरह की गलती नहीं करेगा। अगर हमें पता नहीं रहेगा ना तो ये गलती हमसे अगले पल हो सकता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में हो जाए। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि टोटल अमाउंट ड्यू हमेशा पेमेंट करना है। मिनिमम अमाउंट ड्यू तभी पे करना है जब आपके पास पे करने को बहुत ही कम बैलेंस हो और आपका बिलिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो। वैसे ऐसी स्थिति आती नहीं है, कई बार मेडिकल इंजरी या कुछ ऐसा सिचुएशन होने पे ही ऐसी स्थिति आनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने 1 लाख रुपीज़ पे किया है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा बजट
एट लास्ट 1 लाख का था। अगर 1 लाख का बजट नहीं था और हमने 1 लाख रुपीज खर्च किए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हाँ, इमरजेंसी में होने वाला खर्च कंसिडर किया जा सकता है, समझ में आता है। हाँ, तो उस केस में हमें सिविल को बचाना, लेट पेमेंट की को बचाना, इसके लिए अगर हमने मिनिमम अमाउंट टू पे भी किया है तो आगे ये चीज़ ध्यान रख करके चलें कि उस कार्ड को तो कम से कम यूज़ ना करें। भले ही आप दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज कर लें, लेकिन उस बैंक के क्रेडिट कार्ड को मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने के बाद कभी भी इस्तेमाल में ना लाएं। जब आप उसका टोटल अमाउंट क्लियर कर दें, फिर उसको जैसे आप पहले यूज करते थे क्रेडिट कार्ड, उसी तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक यही है कि क्या आपको पता था ये 1 पैसा रूल, यानी 1 पैसा भी अगर आपका ड्यू अमाउंट रह जाता है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। अगर आपको पता था तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपको नहीं पता था तो भी हमारे वीडियो पे कमेंट करें कि आपको नहीं पता था। और अगर हमारे कारण आपका जो ये क्रेडिट कार्ड का कैलकुलेशन है बिगड़ने से बच गया तो भी आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।